ये हम कल यहाँ पे थे बेटे। आप हुजैफा, अगर डिस्टर्ब हो ऑफिस चले जाना आपने। मैंने को मैथ्स के प्रिंट्स दिए थे, हो गए सारे। मैम को बोलो वो स्टूडेंट को ऑनलाइन वाली को उसको इंग्लिश का टेस्ट भेजा, उसको बता दें, मैसेज कर दें, वो ज्वाइन कर ले। ठीक है, जल्दी करो, मैं क्लास शुरू कर रहा हूँ। अच्छा जी, आई होप एवरीवन कैन सी द स्क्रीन। सबको नाना किधर है? क्यों, क्या मतलब, कल आना पड़ेगा? ये मुझे दे दो। फिलहाल आप मैम को जल्दी से वो लड़की की क्लास ज्वाइन कराएं। ठीक है, इसको छोड़ दो। ये आपका होमवर्क होगा मैथ्स का। इसमें से कुछ पार्ट मैं अभी करवाऊंगा, बाकी आपका होमवर्क होगा। ठीक है, हाँ, ये जल्दी कर। इधर तवज्जो सबकी होनी चाहिए अब। जी, सॉरी, बोर्ड लाइट नजर आ रहा है? असल में जब प्रोजेक्टर चलता है ना, अभी अभी ऑन हुआ है ना, तो शुरू में वो ना लाइट लाइट होता है, आस्ता आस्ता डार्क हो जाता है। लेकिन आपकी तसल्ली के लिए मैं वो एक लाइट ऑफ कर देता हूँ सामने से। ठीक है, आप लोगों को ये चाहिए? अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप एवरीवन इज इन द क्लास। जिस जिसको क्लास लेनी, सबको सब समझ नजर आ रहा है, एंड वी आर गुड टू गो। कल हमने यहाँ तक बात की थी, मैं इसी बात से कंटिन्यू करना चाहता हूँ। कल मैंने बुनियादी तौर पे आपको बताया था रेशो क्या होती है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल कोड करके फिर उसके बाद आगे चलना चाहता हूँ। ठीक है, यू कैन से रेशो मीन्स पार्ट्स। मिसाल के तौर पे, अ मैन डिवाइड्स his shares in a company among his three sons। अपने तीन बेटों के अंदर वो शेयर्स तकसीम कर रहा है। कि मनोर इधर ध्यान नहीं है जब उधर है। क्या गर्मी लग रही है आपको? गर्मी लग रही है आपको? क्या कहा है? तो इस इधर ध्यान दो। हो गया ऑन, क्या करना है आप? अब इधर ध्यान दो। हैं, क्या पता नहीं कह रही हो? इससे पकड़ा दो रिमोट, आप ध्यान इधर दो प्लीज। हाँ, कर लेते हैं। रेशो का मतलब होता है पार्ट्स। एक आदमी है, उसने अपनी प्रॉपर्टीज या अपने शेयर्स जो भी किसी कंपनी में थे, वो उसने अपने बेटों के दरमियान में तकसीम कर दिए। ही डिवाइड्स the shares in the रेशो। कितने बेटे हैं बेटे? तीन। तो दिखने में शायद ये लगे कि हम तीन हिस्से कर रहे हैं, दिखने में क्या लगे, लेकिन असल में क्या किया उसने? 1:2:3। असल में उसने कितने हिस्से किए? जब भी कोई चीज आपको रेशो में नजर आए, आपने सबसे पहला काम क्वेश्चन में ये करना है कि आपने इसको ऐसे अंडरलाइन करके इस बात को आपने लिख लेना है कि ये टोटल कितने पार्ट्स बनते हैं। यार क्या मसला है तुझे भाई? ऐसे कर ले। टोटल पार्ट्स कितने बन रहे बेटे? टोटल पार्ट्स बेटा इसके बनते हैं जिसको आम जुबान में सम ऑफ रेशियोज भी कहा जाता है, हम टोटल पार्ट्स कहेंगे। उसने असल में अपनी प्रॉपर्टी या अपने शेयर्स के कितने हिस्से किए हैं? 1+2+3, यानी के 6 पार्ट्स हैं टोटल। टोटल पार्ट्स कितने? अब उसने इन 6 पार्ट्स में से उसने क्या किया है? एक हिस्सा उसने इन 6 पार्ट्स में से अपने एक बेटे को दे दिया, 3 हिस्से उसने एक बेटे को दे दिए, और जो बच गए 2 हिस्से वो एक बेटे को दे दिए। ठीक हो गया? यहां तक को प्रॉब्लम? इनके नाम सर। हम क्या लिख लेते हैं? अली, असलम,
एंड असगर। रिस्पेक्टिवली वर्ड इसलिए लिख लेता हूं ताकि आपको पता लग जाए कि ये उसी तरतीब में है। यानी दिस इज बेसिकली अली रेशो असलम रेशियो असगर, एंड दिस इज 1:2 रेशो। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब वो अगर आपको पूछता है कि उसके टोटल शेयर्स की वर्थ क्या है, या टोटल कितने शेयर्स थे, या ये अमाउंट है, टोटल अमाउंट कितनी थी, या वो आपसे पूछता है अली को कितने पैसे मिले हैं, या वो आपसे पूछता है असलम को कितने पैसे मिले हैं, या वो आपसे पूछता है असगर को कितने पैसे मिले हैं, आप इन चारों सवालों का जवाब दे सकते हैं एक शर्त पर। तो शर्त आपको शायद याद हो, मैंने कल बताई थी, मैं दोबारा लिख देता हूं। आपने सॉल्व कैसे करना है? टिक टैक टू मेथड से। कैसे सॉल्व करना है? थोड़ा सा इसको इस तरह से कर लेता हूं। शर्त मैंने आपके सामने रखी थी, हमें कम से कम एक ओजी वैल्यू चाहिए। यानी या हमें वो बता दे अली को कितने पैसे मिले, या हमें बता दे असलम को कितने पैसे मिले, या हमें बता दे असगर को कितने पैसे मिले, या हमें बता दे टोटल पैसे कितने हैं। कोई एक बात हमें बता दे, बाकी हमसे तीनों पूछ ले। तो हमारे पास ऊपर क्या बनता है? पार्ट्स बनता है एक तरफ, और इधर क्या बनता है? ये लफ्ज शेयर जो होता है, अमाउंट्स हो सकता है, बुक्स होता है, वट एवर हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। तो हम उसके बाद एनबी फाइंड कर सकते हैं। हमदान आपके पास रजिस्टर नजर नहीं आ रहा, काम कहीं करते नजर नहीं आ रहे। अब इसका मतलब है उसने वो बात हमें क्वेश्चन में बतानी ही बतानी है। क्या बात उसने बतानी है? उसने कहना है जनाब अली गॉट, अली को कितने मिले हैं? अली गॉट 3000 शेयर्स, फाइंड टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। आप देखिए उसने ओजी वैल्यू में यहाँ पुट करनी है। अली के पार्ट्स कितने थे, आप जरा गौर कीजिए। अली के पार्ट्स कितने थे? तो यहाँ पार्ट्स वाली जगह पे हम पार्ट्स लिखते हैं, एक पार्ट था। अली को शेयर्स कितने मिले हैं, ये आपकी ओजी वाली वैल्यू होगी। अब उसने पूछा क्या, फाइंड क्या करो? टोटल फाइंड करने को कहा है ना उसने। उत्तर मैं, प्लीज मुझे नहीं चाहिए आंसर्स, आई वांट यू टू फॉलो द पाथ। पाथ ठीक है, मुझे क्या चाहिए? सवाल कह रहा है मुझे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं? जब शेयर्स टोटल निकालने हैं तो पार्ट्स भी कौन से चाहिए होंगे? टोटल। अगर वो कहता असलम के शेयर्स निकालो तो मैं पार्ट्स भी किसके लेता? अगर वो कहता असगर के निकालो तो मैं पार्ट्स भी किसके लेता? अब उसने कहा टोटल शेयर्स निकालो, तो पार्ट्स भी कितने लूंगा? तो टोटल पार्ट्स थे कितने? याद है हमने शुरू में निकाला था, 6 पार्ट्स थे मेरे पास। इसको एक्स लिख लिया जो वाली अननोन है। जनाब एक्स टाइम्स 1 तो एक्स ही होता है, इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स 3000। आंसर क्या आ गया मेरे पास? 18,000। और यहां से ऊपर से मैं देख लेता हूँ कि ये मैंने एक्स कहाँ पे पुट किया हुआ था। तो एक्स मैंने पुट किया हुआ था शेयर्स के नीचे। सो दिस इज 18,000 शेयर्स। कोई कंफ्यूजन? वी गुड? अब आ जाते हैं आपके इस टास्क की तरफ। मैंने आपको कल बताया था कि हम काफी सारी चीजें, अगर आपको ये मेरा टिक टैक टो मेथड आ जाए तो देर आर सो मेनी टॉपिक्स जो हम इसके जरिए से सॉल्व कर सकते हैं। हमारे सिलेबस में उसमें से कोई 7 एक टॉपिक्स हैं, वो मैंने आपके सामने लिखे थे। ठीक है बेटे? कोई कंफ्यूजन? वी गुड? मैंने एक छोटी सी वर्कशीट पिछले साल ही बनाई थी, उसी को लिख लिया है। फर्क सिर्फ इतना है इसके अंदर, वाह, फर्क सिर्फ इसके अंदर इतना है, देखो। फर्क सिर्फ इसके अंदर इतना है कि इसमें सारे क्वेश्चंस मिक्स्ड हैं। इसको डेली मैथ्स कहते हैं। आपको शर्त क्या याद रखनी है टिक टैक टो मेथड लगाने की? पहली शर्त, द रिलेशनशिप मस्ट बी फिक्स्ड। मेरे पास नहीं है, आईफोन मेरे पास नहीं है, पागल है तू। बेटे आपका माइक ऑन है। ये जो भी पागल है ना उसको को चुप करके बैठे मेरे पढ़ने दे मुझे। अच्छा, तो एज आई वाज सेइंग, सुने सुने इधर। पहली शर्त क्या है? द रिलेशनशिप मस्ट बी फिक्स्ड, लिनियर होना चाहिए रिलेशनशिप।
एक में इजाफा है तो दूसरे में भी क्या होना चाहिए, लीनियर होने के साथ साथ फिक्स्ड भी होना चाहिए। एक्सपोनेंशियल की बात हम नहीं कर रहे, इसके बाद एक्सपोनेंशियल की बात करेंगे। हम बात किसकी कर रहे हैं कि एक में इजाफा होगा तो दूसरे में भी इजाफा होगा, एक में डिक्रीज आएगा तो दूसरे में भी डिक्रीज आएगा, लेकिन वो होगा भी फिक्स्ड। वो हमेशा क्या होगा, एक में एक के इजाफे से उधर दो का इजाफा हो रहा था, हमेशा इसमें एक के इजाफे से उधर दो का इजाफा होता रहेगा। कोई कंफ्यूजन यहां तक? ये दो शराइत अगर पूरी होती हैं तो हम टिक टैक टो मेथड लगा सकते हैं। अब टिक टैक टो मेथड पॉसिबल ही कब है, ओजी वैल्यू आपके पास होनी चाहिए। कोई कंफ्यूजन? मैंने डेली मैथ्स की एक वर्कशीट ग्रुप में भेजी है, मैं अभी उसको ग्रुप से ओपन करता हूँ। इसमें सब चीजें मिक्स्ड आपके सामने, कोई रेशो वाला सवाल होगा, कोई परसेंटेज वाला होगा, कोई मे बी प्रॉफिट वाला हो, कोई मे बी मिस भी हुआ हो बीच में से, लेकिन वो 6-7 टॉपिक आपको बताए थे, उनमें यही लगता है। कुछ क्वेश्चन अभी अगले 10-15 मिनट में मैं सॉल्व करा दूंगा, ताकि आपका गो थ्रू हो जाए, आप यानी चल पड़े। उसके बाद बाकी आपका ये होम टास्क है, ठीक है? ठीक है, देख लें जितना भी है। ये लीजिए, और ये आपको करंट रजिस्टर पे है, आपको आई होप अंदाजा हो रहा है कि इसके ऊपर स्पेस जी एक उसके लिए दी है। इसके अंदर स्पेस अवेलेबल नहीं है कि इसके ऊपर किया जाए इसको। आप रजिस्टर पे कैसे करेंगे? ऊपर वर्कशीट का देखें, हर वर्कशीट के ऊपर ना मैं कोई रेफरेंस नंबर देता होता हूँ। रेफरेंस नंबर को हेडिंग के तौर पे इस्तेमाल करें, और आगे क्वेश्चन नंबर को क्वेश्चन नंबर के तौर पर इस्तेमाल करें, ठीक है? कहीं क्वेश्चन दोबारा लिखना पड़ता है तो जरूर लिखें, कोई बात नहीं। ये आप दोनों के लिए, ये आप दोनों के लिए, और ये आप दोनों के लिए। मिल गई आप सबको? जी रजिस्टर्स प्लीज अपने साथ ओपन कर लें, वर्कशीट का रेफरेंस दे लें, और मैं क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने सॉल्व करने वाला। ऑनलाइन वाले बच्चे जो हैं, अगर आपके पास कोई आईपैड टाइप चीज है जिसके ऊपर आप उसी के ऊपर सॉल्व कर सकते हैं, तो मोर देन वेलकम कि आप उसको वहां पर ओपन करके शुरू कर लें। मैं ग्रुप से इसको ओपन कर लूँ। जी जी, रजिस्टर पे करने की चीज है ये, अभी आपके सामने हम शुरू कर रहे हैं इसको। बेटे प्लीज देखिएगा, मुझे यहाँ पे जगह मिली, मैं यहीं पे शायद कर दूंगा, या मैं भी यहाँ पे नहीं करता, एक काम करता हूँ। क्या बेटे? ये बेटे अभी शुरू करा रहा हूँ, जो क्वेश्चंस रह जाएंगे वो घर से करके आना है, ठीक है जी? मैं इसको एक सेपरेट के तौर पे खोलता हूँ। यहाँ मैं आपके सामने इसको सॉल्व करने वाला हूँ, साथ साथ आप प्लीज देखते जाइए। आपके पास भी रजिस्टर में ये काम आपको ऐसे करना है। यहाँ से आप देख लें कि इसका रेफरेंस नंबर क्या है। द रेफरेंस नंबर अपेरेंटली इज M05। ये वर्कशीट है, इट इज WS, इधर ध्यान दो यार काम पे, नहीं तो बैठ चले जाओ। WS, WS से मुराद वर्कशीट, M से मुराद मैथ्स है, 05। समझ लो आपको पहले 4 वर्कशीट्स का काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वन वे और दी अदर। अगर आप लोगों ने नहीं किया हुआ, मैं आपको पिछली 4 वर्कशीट भेज दूंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे यकीनन, वो आप घर से अलग से उनको करेंगे। उनमें से जो क्वेश्चंस नहीं होंगे, ओवर द वीकेंड हम उनको डिस्कस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीकेंड पे, अभी नहीं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1, मुझे यहाँ क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, मैं वहां से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। स्मिथ बॉट 3 कंपनीज अल्फा बीटा एंड गामा। उन्होंने 3 कंपनीज खरीदी हैं, अल्फा बीटा एंड गामा, और टोटल उन्होंने टोटल उसकी अमाउंट बता दी, 80 मिलियन डॉलर्स बन रहे हैं। मिस्टर स्मिथ रहता है वाह वही अमीर है। अमाउंट ही पेड फॉर दीज कंपनीज वर इन द रेशियो, उसने ये अमाउंट 3 हिस्सों में पे की है, 4, 5 एंड
इसका मतलब है टोटल 7 हिस्से कितने बनाए हैं, टोटल पार्ट्स क्या बने हैं, 7 5 15 और 4, 7 5 12 और 4 16। उसने इसका मतलब 16 पार्ट्स में ये पेमेंट की है। कितने पार्ट्स में की है? 16 कैलकुलेट हाउ मच ही पेड फॉर ईच कंपनी। असल में 3 कंपनी उसने खरीदी हैं, तो सॉरी मैं गलत पढ़ गया था, दोबारा पढ़ता हूँ। उसने 3 कंपनीज खरीदी हैं 80 मिलियन रुपीज में, और उसने 4 पार्ट्स में अल्फा खरीदी होगी। इस अमाउंट के अगर 4 पार्ट्स किए जाएं, 5 पार्ट्स में बीटा खरीदी होगी। यहाँ लाइनें लगाने की बजाय नीचे लिख देता हूँ। ये अल्फा की अमाउंट है, ये बीटा की अमाउंट है, और ये गामा की अमाउंट। ये तीनों सिंबल्स हैं बेटे केमिस्ट्री में, आप या फिजिक्स में आगे जाके देखेंगे इनको। तो इनकी उसने रेशो है, इसको आप ए बी सी भी लिख सकते हैं। छोड़े, हम कौन सा केमिस्ट्री फिजिक्स कर रहे हैं, लेट्स मेक देम ए बी सी। ये ए रेशो बी रेशो सी जी रहा, क्योंकि for इससे कोई फर्क alpha, नहीं it's पड़ता क्या gonna नाम be दिया हमने। 40. I mean बेटा 20 मैंने, mil. आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन आंसर बेटे, मैं ये पूरी क्लास को बार बार बता रहा हूँ। प्लीज आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आप समझे, मैं आप लोगों का बाप हूँ जिसने कहा है कि पुत्र जाओ 50,000 कमा के ला के दिखाओ। अब आप लोग 50,000 कमा के ले आए हैं, और वो किसी के घर चोरी करके लेके आए हैं, किसी को लूट के लेके आए हैं, तो आपको क्या लगता है मैं 50,000 में इंटरेस्टेड हूँ कि इस चीज में इंटरेस्टेड हूँ? आपको 50,000 कमा के कैसे लाए हैं? मैं कैसे लाए में इंटरेस्टेड हूँ, इसलिए मुझे आंसर्स देने का कोई फायदा नहीं। डोंट गिव मी आंसर्स, टेल मी हाउ यू गॉट देयर। और मैं अभी फिलहाल मैं बताता हूँ हाउ आई वांट यू गाइस टू गो देयर। उसके बाद आप सॉल्व करने के तरीके पे सिर्फ फोकस करें। आपके आंसर्स पता है मुझे कब चाहिए होंगे? जब एग्जाम कर रहे होंगे आप, वहां पे देखूंगा आपने क्या किया। ठीक है, आगे चलते हैं। कैलकुलेट हाउ मच ही पेड फॉर ईच कंपनी। हर कंपनी का अलग अलग चेक करना है ना। आ जाते हैं सीधे। मुझे जो अमाउंट जो सॉरी यहाँ नहीं आना था, आई डिड नॉट नीड टू कम हेयर, आई नीडेड टू स्टे देयर इन गुड नोट्स, एंड आई नीडेड टू डू इट हेयर। मुझे क्या अमाउंट चाहिए, मुझे पता होना चाहिए ए, मुझे पता होना चाहिए ए रेशो बी रेशो सी क्या थी, 4:5 रेशो। मुझे पता होना 7. चाहिए कि टोटल पार्ट्स कितने बनते हैं, 16। और मुझे पता होना चाहिए उसने कहा 16,000 होता है 80 मिलियन। अब उसने कहा है हर किसी की वैल्यू निकालें। मैं क्या करूंगा, आई गो टू टिक टैक टो। ये मेरे पास आ गया जनाब। मैं एक तरफ लिखूंगा पार्ट्स, दूसरी तरफ लिखूंगा अमाउंट्स। कैसे करूंगा, ये मैंने अपने पास लाइनें ड्रॉ कर ली, दीज आर माय लाइंस। इधर मैंने लिख लिया पार्ट्स, इधर लिख लिया अमाउंट्स। के लिए बस डॉलर का साइन काफी है। मेरी ओजी वैल्यू क्या है, मेरी ओजी वैल्यू है बेटे ये यहाँ पे। दिस इज माई ओजी वैल्यू से क्या मुराद है, कोई एक रिलेशनशिप उसने पूरे का पूरा दिया होगा, और उसने बताया हुआ है 16 पार्ट्स जो होते हैं वो 80 मिलियन के बराबर होते हैं। चूंकि ये जीरोस है, फ्रेंडली नंबर है, आई कुड जस्ट राइट 80 मिलियन एज वेल। जरूरी नहीं था सारे जीरो डालता, आई कुड हैव रिटन 80, आगे एम एन डाल देता। 80 लिखे एम एन भी डाल देता तो कोई मसला नहीं था, 80 मिलियन है। एम एन का मतलब मिलियन, शॉर्ट फॉर्म मिलियन की ना। No, sir, the short form for million is capital M. अच्छा बेटे, आप लोग असल में ना वो नए नए पैदा हुए हो ना, यानी आप लोग बच्चे हो अभी छोटे। पुत्र कभी आप लोगों ने बैंक के साथ करोड़ों रुपए का कभी कारोबार होता नहीं देखा होगा। तो आपने कभी मुल्क की बजट की रिपोर्ट भी नहीं कभी देखी होगी, जो अरबों रुपए की बनती है। बेटे मिलियन और बिलियन को एम एन और एम कैपिटल स्मॉल एन के साथ लिखते हैं, बी कैपिटल स्मॉल एन से लिखते हैं। तो मेरी आदत, चूंकि मैंने अकाउंटेंसी का भी काम कुछ जमाना किया है ना, तो 2 3 4 कंपनियां चलाई हैं Sir, उनके I अकाउंट्स में। just तो मैं said, अपनी sir. वो मैं I आपको just नहीं said रहा कह रहा, step. सुन, आई नो लेट मी प्लीज कंप्लीट दिस। तो बेटे इससे क्या फर्क पड़ता है, इसको स्मॉल एम लिखें कैपिटल एम लिखें एम एन लिख लें, तो मैं यही तो समझा रहा हूँ। इट इज एलिमेंट, आप 6 जीरो डाल दें आगे, इट विल स्टिल नॉट मैटर एट ऑल। आप आगे मिलियन लिखे ही ना, हमारा एम एन का रफड़ है ना, दफा करें एम एन होता, बटो जी एम एन नहीं होता। 6 जीरो होते हैं, 1 2 3 1 2 3। आप खुश हैं? इट विल नॉट, असल जो चीज पे जरा लेट्स फोकस ऑन, यानी मैं आपको फोकस कराना चाह रहा हूँ, फोकसिंग ऑन समथिंग एल्स। ठीक है, अब मुझे सबके बारी बारी निकालने हैं ना, ठीक है ना। ए एक्स, मुझे क्या पता लग रहा है 80, सॉरी ए के पार्ट्स लिखने थे, ए के पार्ट्स ने 4, 80 मिलियन मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू 16, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 16। ये खत्म हो गया।
4 4 1 टाइम्स 4 4। नेक्स्ट लेवल पे कटिंग हो रही है, कलर चेंज कर रहा हूँ इसलिए 4 1 टाइम्स 4 और 4 2s आर, आगे देख लें जीरोस वैसे ही रिपीट हो रहे हैं। तो मेरे पास क्या आंसर आ रहा है? 4 2s आर ही 8 होता है? नहीं X है equals to नहीं। 20. तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? $20 मिलियन। एल 20 million. एल। अब तो आप सोचें अगर 4 की वैल्यू ये आ गया आपका 20 मिलियन की वैल्यू आ गई। ठीक है बेटे, और भी शॉर्टकट है इसके, लेकिन फिलहाल मैं इसी के जरिए चलता हूँ। अब फिर से टिक टैक टो बनाते हैं। मैं बीटा और चार्ली की, ब्रावो और गैमा की, बीटा और गैमा की मैं इधर आमने सामने बनाने लगा हूँ। ठीक है बेटे, ये बीटा ब्रावो की या बीटा जो भी उसने लिखा हुआ था मेरे पास वो बी है, और गैमा की इसके साथ राइट साइड पे बनाऊंगा। ठीक है, ये मेरे पास, Yes. इसको सिलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, इधर इसको रख देते हैं, आमने सामने बनाया था। अब आपके पास देखें अल्फा की भी वैल्यू है, यू हैव द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड यू हैव द वैल्यू ऑफ टोटल पार्ट्स। आपकी मर्जी जोन सी मर्जी यूज कर लें। ओजी के अंदर आपने जोन सी वैल्यू रखनी है, ओजी का मतलब है कोई वैल्यू आपके पास होनी चाहिए, पार्ट्स और ये डॉलर्स, पार्ट्स और ये डॉलर्स, आपके पास वैल्यू कोई होनी चाहिए। आपके पास अब एक ही भी वैल्यू है 4 पार्ट्स और उनके साथ वैल्यू कितनी है 20 मिलियन, आप इसको भी यूज कर सकते हो। लेकिन आपने वो 16 वाली भी यूज करनी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं 16 वाली 16 वाली यूज कर रहा हूँ जो कि 80 मिलियन था। ठीक है जी, और मुझे फाइंड किसी करनी ब्रावो की, उसके 5 पार्ट्स हैं। ठीक है ना, तो जो एनबी वैल्यू है या ब्रावो की वैल्यू है या बीटा की वैल्यू 5 पार्ट्स हैं। एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, मेरे पास क्या हो रहा है 16x इक्वल्स टू 80 टाइम्स 5, बोथ साइड्स डिवाइडेड बाय 16। अब 16 का टेबल आता हो तो यू वुड नो 16 1 टाइम्स 16 होता है बेटे, और 16 5 टाइम्स 80 होता है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल्स टू 55 25 मिलियन, आपके पास वैल्यू आ गई। आपने देखा मैंने ऊपर 80 के साथ नहीं भी 6 जीरो डाले थे तब भी कोई मसला, लेकिन ये हर जगह नहीं ऐसा होगा, कई जगह ये मसला हो भी सकता है। फिर आ जाते हैं सी वाले के पास, यहाँ लिख लें ये थी जनाब बी की वैल्यू, ये थी जनाब ए की वैल्यू जिसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और ये मैं अब आपके सामने सी या गैमा की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ। फिर से 16 और 80, और यहाँ पर जो न्यू वैल्यू फाइंड करनी है उसको क्या लिख लिया, उसके पार्ट्स हैं 7, एक्स फाइंड करना है। बेटे ये उन्होंने क्वेश्चन में ऊपर दिया हुआ था ना यार, तो 16x और 7 टाइम्स 80, 16x इक्वल्स टू 7 टाइम्स 80। आप फिर से दोनों साइड्स को 16 पे डिवाइड करना, 16 16 से कट गया, फिर से कलर चेंज कर देते हैं, इसको व्हाइट कर लेते हैं। 16 1 are 16, 5 5 7 are 35, x is equals to 35, 1 2 3 1 2 3, लो जी $35 मिलियन साहब, ये लें जी, नो प्रॉब्लम आई होप। क्या हुआ, नहीं समझ आई मानोर? कौन सा पार्ट नहीं बेटे समझ आया बोलो। अच्छा बेटे, सवाल उन्होंने कहा था, मैं सवाल पढ़ देता हूँ। उन्होंने कहा था एक बंदा है उसने 3 कंपनियां खरीदी हैं 80 मिलियन में। अब आपको अगर 80 मिलियन दिमाग में नहीं आता, आप सोचो उसने 80 रुपए में 3 टॉफियां खरीदी हैं। ठीक है, 80 होता है बेटे, ये लिखा हुआ है। ठीक है, इस 80 रुपए को असल में इसमें से जो 3 टॉफियां उसने खरीदी थी, एक टॉफी 4 रुपए की है, दूसरी 5 रुपए की, तीसरी ये एक्चुअल वैल्यूज नहीं, रेशियो है सिंपलेस्ट। ये यानी उस 80 के अगर टोटल पार्ट्स कितने कर दें, 16 कर दें, कितने कर दें, तो 4 पार्ट्स ऑफ द अमाउंट ए के लिए गई है, 5 पार्ट्स ऑफ द अमाउंट बी के लिए गई है, 7 पार्ट्स ऑफ द अमाउंट, समझ आ गई बात? रोमान आई है बेटे, उसकी क्लास सर ने बताया था कल, उन्होंने 6:45 पे स्टार्ट कर दिया करनी है, उसको पता था ना कि नहीं? आज से उसकी क्लास भी है इस टाइम पे, बिजनेस स्टडीज। ठीक, सो यू गेट द आइडिया। 16 ये इन पार्ट्स में 3 में कन्वर्ट हो गया। अब आपने हर पार्ट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो टिक टैक टो मेथड एक कल भी सिखाया था, आज भी रिपीट किया मैंने। क्या आपको एक ओजी वैल्यू पता हो? मुझे एक ओजी वैल्यू पता है, टोटल वैल्यू के 16 पार्ट्स हैं और 80 मिलियन उसकी अमाउंट है, तो मैं न्यू वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ ना हमेशा। ए की फाइंड करनी है, ए के पार्ट्स लिखूंगा, बी की फाइंड करनी है, बी के पार्ट्स लिखूंगा, सी की फाइंड करनी है, सी के पार्ट्स लिखूंगा। तो कोई कंफ्यूजन? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए किया है अभी बेटा, अभी वी डन ए पार्ट। बी पार्ट, व्हेन ही सोल्ड द कंपनीज, जब उसने कंपनीज बेच दी, he made a profit of 12% ऑन द 80 मिलियन। 12% किस पे कमाया उसने? 80 मिलियन पे, फॉर देम
कैलकुलेट द प्रॉफिट ही मेड, कैलकुलेट क्या करना है ऑन द सेल ऑफ 3 कंपनीज। बी पार्ट ऊपर मैंने पता नहीं ए पार्ट लिखा है, बी नहीं लिखा था, यहाँ ए पार्ट था ये। अब आ जाते हैं बी पार्ट की तरफ। इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, उसने कंपनी बेच दी है, कंपनी तो उस बेच दी है जी। प्रॉफिट कमाया उसने कितना, 12%। कितना प्रॉफिट कमाया। अब ये प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट होता है, याद रखना है हमेशा। क्या याद रखना है, यही साइड नोट बना के लिखवा देता हूं, इसको लिख लें अपने पास। प्रॉफिट या लॉस हो इज ऑलवेज कैलकुलेटेड, बिजनेस वाले बच्चे बैठे हुए हैं, इट विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन परचेज प्राइस। किस पे होगा ये, एक मिनट सर। अच्छा, सॉरी फॉर द डिले। चलिए वापस वापस क्लास की तरफ ध्यान। मैंने क्या आपको साइड नोट लिखा है कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस चीज पे कैलकुलेट होता है, और इसके साथ एक और इजाफी बात आपने क्या लिखनी है, डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सेल प्राइस। डिस्काउंट हमेशा किस पे कैलकुलेट होना है बेटे, बिजनेस वाले बच्चों को समझ आ गई ये बात, आगे जाके भी आपके ये बात काम आ जाएगी, तो फिलहाल तो आपके काम आएगी आएगी। आगे चलें जी। अब उसने प्रॉफिट कमाया 12%, प्रॉफिट क्या कमाया, और हमें उसने कहा ये 12% जो है इसको आप रुपीज में या डॉलर्स में बताएं कितना बनता। ठीक हो गया, तो इसका मतलब अब मेरा जो टिक टैक टो है उसमें कंपैरिजन जिन दो चीजों का हो रहा है वो है परसेंटेज और डॉलर्स। वो क्या है, परसेंटेज और, तो मैंने फिर से टिक टैक टो अपना बनाया, और मैंने एक साइड पे लिख दिया लफ्ज डॉलर्स, दूसरी साइड पे लफ्ज लिख दिया परसेंटेज। यहां तो कंफ्यूजन, मैंने आपको कहा था मेरे पास ओजी वैल्यू होनी चाहिए, मेरे पास ओजी वैल्यू। अब आप देखें कि मुझे उसने ये तो कह दिया कि 12% प्रॉफिट हुआ था, ये कितना बनता है डॉलर्स में ये फाइंड करो, लेकिन ओजी वैल्यू क्या है, इसमें जब भी प्रॉफिट एंड लॉस या डिस्काउंट होगा, जब भी प्रॉफिट एंड लॉस या डिस्काउंट होगा, तब ओजी वैल्यू में परसेंटेज अक्सरियती क्वेश्चंस में आपके पास 100% ही होगी। कितनी होगी, ये 100% है क्या, 12% जिस पे कैलकुलेट हुआ था, मैंने आपको याद है परसेंट के टॉपिक में समझाया था, परसेंट का मतलब है हमने किसी चीज के 100 हिस्से किए हैं, उसमें से 12 हिस्से ये है। सेम लाइक रेशो,
रेशो में जब हम कर रहे थे पिछले पार्ट में, तो हमने इसके 16 हिस्से किए थे इस 80 मिलियन के, जिसमें से 4 हिस्से गए थे ए के लिए, 5 हिस्से गए थे बी के लिए, और बाकी 7 हिस्से गए थे सी के लिए। अब हमने उसी 80 मिलियन के 100 हिस्से कर दिए हैं। दैट्स 80 मिलियन। 100% वैल्यू है, जिसके ऊपर 12% आपने प्रॉफिट कमा ली। समझ आएगी बात नहीं? यानी एक चीज है, मैंने 100 रुपए की खरीदी है, अगर मैं उस पर 10% प्रॉफिट कमा के बेचता हूँ, तो मैं कितने की बेचता हूँ ये एक अलग बात है। लेकिन वो 10% वैल्यू किस पे कैलकुलेट होगी? 100 रुपए पे कैलकुलेट होगी ना। वो 10% किस पे कैलकुलेट होगी? तो 100% वैल्यू को 100% मतलब कंप्लीट वो वैल्यू थी कितनी, जिसके ऊपर मैं 10% कैलकुलेट, वो कितनी वैल्यू थी जिसमें मैं 10% प्रॉफिट कमा रहा हूँ? 100 रुपया थी। वो 5,000 हो सकती है, वो कोई भी चीज हो सकती है। आपने कोई चीज जितने की भी खरीदी है, जब आपको वो चीज प्रॉफिट पे बेचनी है और आपको आपके अब्बू कहें यार इसको 5% प्रॉफिट पे बेचना है, तो 5% आप कैलकुलेट किस पे करेंगे? असल ओरिजिनल वैल्यू क्या है जिसको आप 100% कंसिडर करेंगे? जिसपे हमने खरीदा है। गाड़ी है ना जी, अब गाड़ी आई है 50 लाख की, गाड़ी कितने की आई है, और मैं उसको अब बेचने लगा हूँ 10% लॉस पे। मैंने उस पर 10% लॉस करना है, तो 10% कहाँ से कैलकुलेट करूंगा? किस अमाउंट पे 10% कैलकुलेट करूंगा यार? ये वो 10% 25 लाख पे कैलकुलेट करूंगा, 50 लाख पे कैलकुलेट करूंगा। समझ आई कि नहीं? अभी भी समझ आई? दोबारा बोल देता हूँ मैं। लफ्ज परसेंट का मतलब होता है बेटे पर 100। ठीक है। अब वो कह रहा है मैंने 12 रुपए कमाए हैं, 12 रुपीज कमाए हैं पर 100 रुपीज, यानी मैंने 100 रुपीज का माल बेचू ना अगर मैं, तो हर 100 रुपए में 12 रुपए मैं कमाऊंगा। तो मैं हर 100 रुपए में कितने में बेचूंगा वो चीज? हर 100 रुपए की चीज कितने की बेच रहा हूँ? बोलो। 12 रुपए की बेचूंगा। बेचूंगा कितने की? 112 की। ये बात समझ आती है? जब आप कहते हैं मेरे 12% प्रॉफिट हुआ है, कहता है अगर 100 रुपए की चीज थी मैंने 12 रुपए कमाए हैं उसके ऊपर। ये बात समझ आती है? अब क्या वो चीज 100 रुपए की थी? जो उसने प्रॉपर्टी बेची है वो कितने की थी? 80 मिलियन की थी। कितने मिलियन की थी? तो उसको 100 हिस्सों में तकसीम करना है ना वो। हर हिस्से पे हमने 12 12 हिस्से कमाने हैं पैसे। 12% लफ्ज का ये मतलब है। आई होप आप समझ आ गई है। तो प्रॉफिट उसने कमाया 12%, वो हमने फाइंड करना है, तो इसलिए उसके सामने एक्स लिखा। तो 100% वैल्यू किसकी थी? उसको ओरिजिनल 80 मिलियन की। अब अजान हो ले, तब तक खामोशी से मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ। ये बेटा उसने देखें प्रॉफिट कमाया 9,600,000 उसने पैसे कमा लिए। वे गुड सो फार। समझ आ गई? आप लिख नहीं रहे यार, आप लोग सॉल्व नहीं कर रहे। समझ नहीं आएगी? समझ लिया है ना? तो बाकी साथ सॉल्व भी कर लो जी। जी ठीक है। बी पार्ट हो गया। सी पार्ट क्या है जी? कहता है जी व्हेन ही सोल्ड द कंपनीज ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन अल्फा, a loss of 10% on beta. Calculate the profit he made on alpha, loss he made on gamma, profit he made on gamma, sorry. अब जो इन्फॉर्मेशन उसने दी है मैं सी पार्ट में पहले वो लिख लूं अपने पास। उसने कहा उसने प्रॉफिट कमाया है किसके ऊपर? अल्फा के ऊपर। कितना कमाया? 25%। कितना कमाया? आप याद करें हमने ए में लिखा था बेटा, इधर प्लीज तवज्जो। ए में हमने लिखा था कि उसने अल्फा खरीदी कितने की थी? अल्फा उसने कितने में खरीदी थी देखिएगा जरा। 20 मिलियन में। million. 20 मिलियन में। तो ये अल्फा की मैंने डॉलर्स में भी अमाउंट लिख ली, और मैंने परसेंटेज उसकी जो प्रॉफिट उसको कमाया वो भी लिख लिया।
फिर उसने कहा उसने बी पे लॉस किया, लॉस किया उसने बी के ऊपर, कितना किया है? 10%। कितना किया है? और बी आपको याद होगा उसने कितने में खरीदी थी? 25 मिलियन में। अब उसका सवाल देखिए क्या है। ए पार्ट में पहले प्रॉफिट फाइंड करना है, तो मैं पहले प्रॉफिट फाइंड कर देता हूँ, बी के बारे में दूसरे पार्ट की तरफ जाते ही बाद में। उसने कहा पार्ट वन के अंदर, उसने आपको कह दिया कि जनाब आप क्या करें पार्ट वन के अंदर, अल्फा पे उसने जो प्रॉफिट हुआ है वो बता दें कितना हुआ। सिंपल तरीका है बेटे, अल्फा के आगे टिक टैक टो ड्रॉ कर देते हैं। तो हमें क्या बताया गया था कि जनाब अल्फा बेची गई है कितने में? 20 मिलियन में। एक तरफ डॉलर लिख लेते हैं, एक तरफ प्रॉफिट लिख लेते हैं। ठीक है। तो इस सूरत में 25 मिलियन जो हमारी अमाउंट है, ये 100% हो गई, क्योंकि इस पे प्रॉफिट निकालना है ना अब हमने। मैंने भी साइड नाइट, अब हमने अल्फा पे प्रॉफिट लिया ना 25%। मैंने भी आपको साइड नोट पे बताया था कि आपने प्रॉफिट हमेशा या लॉस हमेशा किस पे निकालना है? परचेज प्राइस पे। तो परचेज इतने की परचेज की थी ना, 25 मिलियन की, तो 100% होगी इसकी वैल्यू। आपने प्रॉफिट कितना कमाया? 25%। तो इधर ये कितना बनता है फाइंड करना है। हमारे पास क्या आ जाएगा? वी कैन सी, हमारे पास आ जाता है 25 टाइम्स 25 मिलियन इक्वल्स टू 100x। 100 से सर दोनों साइड्स को डिवाइड कर दें जी बेटे। अल्फा की अमाउंट 20 मिलियन नहीं थी? सॉरी, हाँ मैं वो किंजा ने हाईलाइट किया है, कह रही सर आप अल्फा की अमाउंट 20 मिलियन थी, आप 25 मिलियन लिख रहे हैं। थैंक यू बेटे, 20 मिलियन थी अल्फा की। अब मैं अल्फा का फाइंड कर रहा हूँ, तो अल्फा की अमाउंट 20 मिलियन थी जी। ये 20 मिलियन आ गई। ये 100 इस 100 से, ओहो, ये 100 इस 100 से कट गया बेटे। और इस 100 में से मैं सिंपली ये दो जीरोस काट देता हूँ इन दो जीरोस के साथ। 25 टू टाइम्स कितना होता है बेटे? 50। तो ये मैंने 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 50 आ गया। बाकी मुझे सिर्फ आगे देखें जीरोस ही पुट करने हैं, 5 जीरोस आगे पुट करने हैं। एक दो तीन, sorry, एक दो, एक दो तीन, ये मेरे 5 मिलियन का प्रॉफिट मुझे इसका मतलब है हो रहा है अल्फा के ऊपर। कोई कंफ्यूजन? ये मेरा प्रॉफिट ऑन अल्फा है। अब लॉस ऑन बीटा को कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या वो करने की जरूरत है मुझे? नहीं ना करने की। ये जब मैंने वन नंबर यहाँ पे लिखा है, इस नंबर वन को यहाँ से हटा के यहाँ लिख देता हूँ। अब पार्ट टू यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट टू उसने क्या कहा था? कहता है जी आप परसेंटेज प्रॉफिट दैट ही मेड ऑन गैमा ये फाइंड करके बताएं। गैमा पे उसने प्रॉफिट कमाया, ये हमें कैसे पता लगेगा? गैमा पे उसने प्रॉफिट कमाया, ये हमें कैसे पता लगा? क्योंकि देखो उसने 10% बी पे लॉस भी तो किया। टोटल प्रॉफिट कितना था हम पीछे देख चुके हैं कि टोटल प्रॉफिट उसने किया था 9,600,000। 9 मिलियन। तो अगर टोटल प्रॉफिट हमें निकालना है, तो दोनों कंपनीज का प्रॉफिट अल्फा और चार्ली का या अल्फा और गैमा का ऐड करेंगे, और बीटा का लॉस उसमें से माइनस करेंगे। ये तो सेंस बनती है ना। तो उसमें हमें बीटा का लॉस भी हमें चाहिए ही चाहिए। उसका 10% का लॉस निकालने के लिए मैं नहीं चाहता कि आप टिक टैक टो करें। टिक टैक टो क्या करना है फिर? यहाँ यहाँ पर एक छोटा सा फुटनोट नोट कर लें। वो मीम देखिए ना, वो हम बड़ा अप्रिशिएट मैं करता हूँ उसको, टीचर बड़ा सार्केस्टिकली बार बार डोंट वेस्ट टाइम वाली, विशाल है ना मीम, डोंट वेस्ट टाइम वाली, है ना वो एक अफ्रीकन टीचर है व्हाइट बोर्ड के साथ, है ना, कहता टू गेट सच टिप्स फ्रॉम मी रजिस्टर टू माय क्लास,
द फी इज ओनली 99,99,999 पर मंथ। वो उसका सार्केज्म होता है टीचर्स के ऊपर, कि वो एक आधी टिप बताते हैं और बाद में कहते हैं चलो जी मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए मेरी क्लास ज्वाइन करें, और लंबी सारी फीस बताया। बेसिकली वो अच्छा बैच की अच्छे बातें करता है, मुझे आई लाइक दैट। आजे आजे सर, आगे सर, आगे सर, मैं क्लोज कर देता हूँ। 10% of anything is simply that number divided by 10। किसी भी नंबर का आपने 10% निकालना है तो बेसिकली वो नंबर को 10 से डिवाइड कर देना। क्या कर देना है? उस नंबर को 10 पे, मिसाल के तौर पे ये जो लॉस है जो बी को हुआ है, ये कितना था? 25 मिलियन पे हुआ था ना? कितना हुआ था? 10%। अगर मैं इसको 10 पे डिवाइड करूंगा, सिंपली एक जीरो कम हो जाएगा ना? तो हाँ, सॉरी, एक जीरो कम हो जाएगा ना? पहले 6 जीरो लगे हुए हैं, अब 5 जीरो लगे हैं। ये उसका लॉस हुआ। व्हाट इज दिस लॉस? दिस इज $2.5 मिलियन। किसी का भी 10% निकालना हो, उसको 10 पे डिवाइड करते हैं। 25 मिलियन था ना? किसी भी नंबर को जब 10 पे डिवाइड करते हैं क्या होता है? एक जीरो कट जाता है ना? तो एक जीरो काट दें, निकल आया लॉस। आगे चले। अब उसको, उसने क्या कहा था हमें क्वेश्चन में, देखें, आपने बताना है द परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ दैट। तो जरा देखिए गैमा को प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट ऑफ गैमा कितना हुआ? नहीं नहीं, कैसे निकलेगा वो? टोटल प्रॉफिट कितना था बेटे? टोटल प्रॉफिट में प्रॉफिट फ्रॉम अल्फा आएगा प्लस प्रॉफिट फ्रॉम बीटा आएगा प्लस प्रॉफिट फ्रॉम गैमा आएगा ना बेटे? यहां तो कोई कंफ्यूजन? क्या तीनों को प्रॉफिट हुआ? नहीं हुआ ना? अब जरा बताता हूँ। जी जी, मैं उसी तरफ जाने लगा हूँ। इस पूरे क्वेश्चन को उठा के अगले पेज पे ले जाता हूँ ताकि सीक्वेंस ना खराब हो हमारा। टोटल प्रॉफिट हुआ कितना था बेटे? 9,600,000। 9,600,000। प्रॉफिट फ्रॉम अल्फा कितना है? 5 मिलियन। जी बेटे, सॉरी मुझे पता ही नहीं लगा, मैं पहले जब आया था सर थे नहीं ना, तो मुझे लगा लेट है। 1 मिनट बाद क्वेश्चन खत्म होने लगा। प्लस बी में से प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? जब प्रॉफिट को पॉजिटिव लेते हैं तो फिर लॉस को क्या लेंगे? शाबाश। तो इसको नेगेटिव वैल्यू लिखेंगे। कितना लॉस हुआ था? 2.5 मिलियन ना? 2,500,000 प्लस गैमा को जो प्रॉफिट हुआ वो हमारे लिए वैल्यू अननोन। वो वैल्यू हमारे लिए नहीं ना? 25% बेटे अल्फा का था, ये हमें वैल्यू नहीं पता। क्या ये वैल्यू हम इस प्लस माइनस में से निकाल सकते हैं? अच्छा अच्छा। 9,600,000 इज इक्वल टू 2,500,000 बचाना बेटे, क्योंकि 5 मिलियन प्रॉफिट हुआ है, 2,500,000 लॉस हो गया, तो पीछे यही बचा ना, प्लस प्रॉफिट ऑफ गैमा। ये उधर जाके क्या हो जाएगा? इसको डिवाइड होगा कि माइनस होगा? बेटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर उधर जाके क्या होगा? माइनस होगा। तो 9,600,000 माइनस 2,500,000 इज इक्वल्स टू वो जो प्रॉफिट है गैमा का। जी बेटे, कितना बनता है प्रॉफिट ऑफ गैमा?
2 मिलियन निकाल दें इसमें से तो 7 मिलियन बचता है, 7,100,000 आ गया। ठीक है बेटे, ये इसका प्रॉफिट आ गया। अब जरा क्वेश्चन पे गौर करें, उसने प्रॉफिट मांगा है कि प्रॉफिट की परसेंटेज मांगी है? उसने मांगी है आपसे, शाबाश। सॉरी सर, वो एक लम्हा सिर्फ अभी बहुत गलत जगह पे क्वेश्चन फंसा हुआ है। नहीं, मैं अब यहां से मिसाल के तौर पे बात कल पे ले जाऊं तो कैसे खत्म होगी? फिर शुरू से सारा सवाल कराऊंगा ना, तो आज ही खत्म करते हैं। सर हमें अब गैमा के लिए बात करनी है सर। ओजी वैल्यू एक चाहिए हमें सर, एक न्यू वैल्यू चाहिए हमें सर। एक तरफ परसेंट डॉलर्स है हमारे पास सर, एक तरफ हमारे पास परसेंटेज है। जी के गैमा के लिए बात होने लगी सर। बी न्यू वैल्यू ना यार, छाड़ इधर, जो काम करा रहा हूँ उसको तवज्जो करो प्यारे बेटे। लॉस हुआ है 7,100,000, सॉरी प्रॉफिट हुआ है 7,100,000 डॉलर। ये कितना परसेंट है ये हमें फाइंड करना। तो हमारे पास कोई ओरिजिनल रिलेशनशिप होना चाहिए ना। वो रिलेशनशिप आप क्या लेंगे? वो रिलेशनशिप आप ले लें 100%। क्या वैल्यू लेंगे? क्योंकि हमें प्रॉफिट निकालना ही उसके ऊपर है ना। अब 100% वैल्यू किसके, प्रॉफिट और लॉस किस पे होता है? परचेज प्राइस पे। किस पे होता है? तो गैमा को हमने परचेज कितने में किया था? चेक करें ऊपर, पहले पार्ट में हमने सॉल्व किया 35 मिलियन में, शाबाश। तो यहाँ वैल्यू क्या होगी? 35 मिलियन। कोई कंफ्यूजन? सिंपली अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें। 100x इक्वल्स टू 7,100 एक दो तीन मल्टीप्लाई बाय 35। sir. क्या बेटे? ओहो सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी सॉरी, परसेंटेज कैलकुलेट करनी थी ना, मैंने ये गलत लिख दिया है। ये इधर आना था बेटे 7,100,000 डॉलर्स के नीचे, और ये परसेंटेज हमने फाइंड करनी है, एक्स इधर होना था। बस कभी कभी बेटे ऐसा हो जाता है जब दिमाग, इसीलिए बुढ़ापे में जरा बादाम ज्यादा खाने चाहिए। तो 35 मिलियन एक्स इक्वल्स टू 7,100,000 एक दो तीन, और यहाँ पर साथ इसके मल्टीप्लाई बाय 100। आपको पता है दोनों साइड्स पे वो एक्स डिवाइड हो जाएगा। 7,100 एक दो तीन मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर 35,000, और जो भी आंसर आता है आप कैलकुलेटर से निकाल लीजिए, आपकी परसेंटेज का वो आंसर बनता है। जी जीरोस तो कैंसिल हो जाएंगे, 3 जीरोस ये कैंसिल हो जाएंगे, कर ही देते हैं जी 3 जीरोस। 3 जीरोस ये गए जी। 35 मिलियन था ना बेटे? एक जीरो बेटे ये चला गया इसके साथ, एक जीरो ये चला गया इसके साथ, सो ये जीरोस भी खत्म हो गए, और ये एक जीरो इसे एक जीरो से निकाल देते हैं। तो ये 2 पॉइंट समथिंग, बस सच्ची क्या हो सकता है? ये 20 पॉइंट समथिंग परसेंटेज बनती है, जो भी बनती है। क्या बनती है? 20.28% इसका प्रॉफिट है। दैट्स इट जी, दैट्स इट जी। आगे आपने होमवर्क में जितने क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं, प्लीज विदाउट एनी हेल्प टिक टैक टो मेथड से सॉल्व करते रहना। जी जी करते हैं। जी बेटे, मेरा यही क्लास ज्वाइन रखना, इसी में मैं बायो शुरू कराता हूँ। Okay, sir.
मैम आप बोल के देखिएगा जरा उसको, आवाज राह को जा रही है। मैम उसको है इधर। अच्छा मैम, मैम कहाँ गई? जी सर मैं आ रही हूँ। हाँ जी सर। आप बोल के देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम मेरा। She is not here. हैं? नहीं मुझे आज गिरने लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम मिरहा। Am I audible? Yes, ma'am. ओके। मुश्किल था वो, मैंने अपनी तरफ से आसान टेस्ट बनाया। नहीं ये आसान था। पढ़ के आना कल, वो देख लो। कल नहीं आ सकती? महरूर, ये जो डेंटिस्ट है इसको बोलो कोई और दिन दे दे हमें। मेरू मुझे डेंटिस्ट नहीं पसंद आपका। एक चेयर और चाहिए सर, आपने बैठना के जाना है? सर चले। अब नई जगह है तो क्या करें? इरहा, टुडे वी आर गोइंग टू डू अ वर्कशीट। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ओके बेटा? Okay. ओके मैंने आपको ना व्हाट्सएप कर दिया, काइंडली चेक इट। Okay, ma'am. इसको जरा पढ़ के देखें, कुछ समझ आती है? थोड़ा स्क्वीज हो जाओ लेमन की तरह। Yes. ओके 24। अच्छा जी अब And where are you even? सॉरी, Where are you? I can't see you. अब नो सर इसका कैमरा नहीं चल रहा। हम्म अच्छा जी, आज हमने करनी है वर्कशीट जो आपने करनी है। ओके आई Ma'am, एम I जस्ट can शेयर see it टू। now. आप चल अब नाउ शी कैन सी मी, पहले वो नहीं Yes. नजर आ रहा। Ma'am, where is यस the मेरा board? Where बोर्ड is इज the देयर, board? हियर इज द बोर्ड, कैन यू सी इट? Uh, no. नो It's like I'm tilted or something. हाँ वो यही कह रही है। स्टेट Oh, you put me नो really close to the board. आई Oh, वाजंट क्लोज। ओके नाउ इट्स फाइन। वो कह रही है मैडम yes, आप बड़ी ma'am. दीवार के You, साथ लग के खड़ी you लग रही put हैं। it up to, you put it like, चले yeah, जी अब really. स्टेट व्हाट इज मेंट बाय पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन। Only a few things can enter अब वो फ्यू with थिंग्स की मैंने restriction. कुछ निशानियां बताई थी, निशानियां बताई थी, निशानियां ना ना नहीं वो क्या था, स्मॉल
SSD, ठीक है, स्मॉल, सॉल्युबल एंड डिफ्यूजिबल। ये पार्शली परमिएबल अपने अंदर से गुजरने देता है। स्मॉल, Certain soluble, substances can only enter. and yes, these are the properties of those certain substances जो अपने से गुजरने देंगी। ये लफ्ज आपने अपने आंसर में लाजमी लिखने, नहीं तो नंबर नहीं मिलने हैं 2 पूरे। ओके, सिर्फ डेफिनेशन का 1 नंबर मिलेगा। डेफिनेशन के साथ ये तीनों लफ्ज लिखे होंगे तो फिर आपको उसके पूरे 2 नंबर मिलेंगे। ओके गर्ल्स, हाँ इंग्रेडिएंट्स, हाँ, a membrane that lets some particles pass through it. अब the properties of the particles should be, they should be small, soluble and diffusible. साइज छोटा होना चाहिए, पानी में डिसॉल्व हो जाने चाहिए और वो इजीली गैसेस की तरह डिफ्यूज हो जाने चाहिए। ठीक है, state 2 factors that increase the rate of diffusion. Surface कौन area सी? and temperature. वेरी गुड, यस मेहरून। ओके, सरफेस एरिया। अब प्लीज एक बात हो याद रखनी है सबने, 1 वर्ड आंसर्स आर नॉट टू बी गिवन, पूरा जुमला लिखना है प्लीज। सरफेस एरिया हेल्प्स इंक्रीजेस दो और फिर सेकंड में आपने लिखना है कि ये इंक्रीजेस। सिर्फ सरफेस एरिया और वो नहीं लिखना, अच्छा नहीं लगता है वो, और 1 वर्ड आंसर्स हमने देने नहीं है, नंबर पूरे नहीं मिलेंगे हमें उसके। अच्छा जी, अगले पे जाएं। सरफेस एरिया एंड टेम्परेचर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी, इनमें से कुछ भी आप लिखेंगे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। चौथी चीज क्या है? साइज ऑफ द पार्टिकल। मैंने चारों चीजें इसलिए लिखी हैं कि पेपर में आपको इनमें से कोई भी 2 याद आए, यू कैन राइट इट। स्टेट द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी यूज इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन सेल्स। एटीपी, एटीपी पूरा जुमला लिखना है। एटीपी इज द मेन Respiration. सोर्स। सॉरी, क्या बोला? Respiration is the answer because I think mitochondria No, helps in ATP, right? respiration नहीं, ATP is the main source. Adenosine triphosphate. Active transport. Yeah. एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए वो यूज ATP। अब मुझे एक बात बता दें, अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए ATP इस्तेमाल हो रहा है तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के लिए कौन सी एनर्जी यूज कर रहे हैं? Yes, wait, no. It says state the main source of energy used in active transport in cells, not यस, मैं so आपसे like it पूछ can't रही हूँ। नो, be दिस इज ATP itself. दिस इज एन एडिशनल क्वेश्चन जो मैं पूछ रही हूँ। ठीक है, अब मेरा सवाल ये है राइमा बेटा, अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए हम ATP इस्तेमाल कर रहे हैं तो मुझे बताएं डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के लिए कौन सी एनर्जी इस्तेमाल हो रही है? काइनेटिक एनर्जी, वेरी गुड। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ये साइड पे लिख लें प्लीज, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन ऑस्मोसिस, मेरा ख्याल है आगे मैंने क्वेश्चन दिया भी होगा, लेकिन चलो, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, kinetic energy of the particles or molecules is used। यहां तक ठीक हो गया हुरैन? Explain briefly why osmosis can cause plant cells to become Can I turgid. answer this Why one? Like osmosis, doing why? osmosis can make Hmm. the vacuole in the plant more swell up so the मुझे plant इरहान ने मुझे बिल्कुल ठीक जवाब दिया है। अब मुझे आपको एक जवाब दे दें प्लीज। ये बड़ी अच्छी बात है, वो जो जवाब देती है आप सुन नहीं सकते और वो सही जवाब है। क्या? सारा पानी अंदर आ जाएगा, हमें पता है सारा पानी अंदर आना है। वो पूछ रहा है सारा पानी अंदर आएगा तो वो प्लांट को टर्जिड कैसे बनाएगा? आता रहेगा फिर किधर जाएगा? आता रहेगा तो सेल को फट जाना चाहिए, वैक्यूल में चला जाएगा। वैक्यूल विल स्वेल अप
और उसकी वजह से क्योंकि वैक्यूल भर गया है और फिर उसके बाद प्लांट टर्जिड हो जाएगा यानी अपराइट हो जाएगा, जैसे उस दिन हमारा पोटैटो का पीस हुआ था। मॉलिक्यूल स्लैश पार्टिकल्स लिखा है इज यूज्ड। ड्यू टू ऑस्मोसिस vacuole gets filled up with water making the plant cell turgid। अब एक सवाल है, the movement of water molecule inside the vacuole क्या प्रोसेस का नाम है? the movement of water molecules, अब एक मिनट प्लीज, ये है हमारे पास एक सेल, ये सेल वॉल, ये आ गई हमारे पास सेल मेम्ब्रेन, और ये है जी वैक्यूल हमारा, ये न्यूक्लियस हो गया। ठीक है यहाँ तक। अब वाटर एंटर हो गया H2O यहाँ से यहाँ पर, ये तो ऑस्मोसिस है, हमें पता है ना, क्योंकि पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन को वो क्रॉस करके जा रहा है तो वो ऑस्मोसिस हो गई। इधर मैंने लिख दिया जी ये ऑस्मोसिस है। लेकिन पानी सारा इसमें साइटोप्लाज्म में तो नहीं रहना, पानी ने जाना है वैक्यूल के अंदर। हम कल से यही डिस्कस कर रहे हैं कि पानी वैक्यूल के अंदर स्टोर करेगा प्लांट। ठीक है, अब ये पानी यहाँ से ये सारा H2O है और ये वैक्यूल के अंदर जा रहा है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, अब मुझे बताएं इस प्रोसेस का क्या नाम है? क्यों? मुझे ऐसे परेशान होके मत देखा करो, जब नहीं जवाब आता तो हम कहते हैं कि मैम नहीं जवाब आता है। ठीक है, हाँ मैडम्स, ये मेम्ब्रेन है ना, तो ऑस्मोसिस हो गई। क्या ये मेम्ब्रेन नहीं है ना? इसका नाम हमने टोनोप्लास्ट लिखा है। जरा प्लीज अपना चैप्टर 1 के नोट्स खोल के देख लो। जो, हाँ जी, द मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट, टोलो नहीं, टोनो, ओ सॉरी, टोनोस, माय बैड। ठीक है, टोनोप्लास्ट, ये भी मेम्ब्रेन है, राइट? तो अब इस साइटोप्लाज्म में से पानी एंटर हो रहा है वैक्यूल के अंदर, तो इस प्रोसेस का क्या नाम हुआ? ऑस्मोसिस। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, वेलकम। Yeah, okay. Okay, thank Ma'am, you. what does turgid mean? Turgid means the cell will swell up, becomes bigger in size. Okay. Okay, अब आगे हमारे पास compare diffusion and active transport। ये आपने खुद करना है अभी। Compare diffusion and active transport. Active transport, yes, in your own words, include। Diffusion. अब ये सवाल इसी Diffusion. तरह पेपर, मुझे नहीं बताना, ये ना लिखना है, बाद में बताना है। In your answer include direction relative to concentration gradient and energy requirement। यानी कि ये दो लफ्ज आपने लाजमी लिखने हैं। आपने जो 4 पॉइंट्स लिखने हैं, मतलब 2 डिफरेंसेस ईच, उसके अंदर एक डिफरेंस आपका आना चाहिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का और दूसरा डिफरेंस आपका होना चाहिए एनर्जी रिक्वायरमेंट का। यानी कि फर्स्ट होगा डिफ्यूजन, नो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज यूज्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आप लिखेंगे the energy produced during the respiration, ATP, will be used by the movement of particles। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट, वो ये यूज करता है। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट लोअर टू हायर की तरफ जा रहा है, डिफ्यूजन हायर टू लोअर की तरफ जा रहा है। ठीक है, पानी का ऊपर से नीचे आना इज इजी, फेंको आ जाएगा नीचे, नीचे से ऊपर लेके जाना। ना ना नहीं, वाटर मॉलिक्यूल्स की बात ही नहीं करनी है हमने, वाटर मॉलिक्यूल्स की बात नहीं करनी। वाटर मॉलिक्यूल्स एंड सॉल्यूट्स एवरीथिंग यूज एक्टिव ट्रांसपोर्ट टू सम एक्सटेंट इन द बॉडी, इन आवर सिस्टम। एनसीपी प्रोड्यूस्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया,
On the other hand, during the diffusion, no ATP is used. Instead, the kinetic energy of molecules is used. अब ये मुझे लिखना पड़ेगा जवाब बोर्ड पे. तो फिर अगला पॉइंट हमने आगे लिखना है कि क्योंकि उन्होंने 2 पॉइंट्स देखो, उन्होंने क्या कहा, अंडरलाइन किया करो जो बेसिकली क्वेश्चन वाले होते हैं पॉइंट्स. एक उन्होंने कहा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बताओ और दूसरा उन्होंने कहा यूज ऑफ एनर्जी बताओ. टू लोअर लो कंसंट्रेशन. वेरी गुड, ठीक हो गया. योर्स इज डन. यही लिखा है हुरैन, यही लिखा है. डू यू नीड हेल्प? डू यू वांट मी टू राइट ऑन द बोर्ड हुरैन? ओके, ऐसे मत किया करो, एहसान नहीं करना आप पे. आपने कहना मैम प्लीज बोर्ड पे लिखें. Ma'am, यस can राह. I tell you my answer now? Yes, you can now tell your answer. Diffusion requires energy of kinetic energy, while active transport uses ATP, the energy made from the product of respiration. Diffusion Very goes good. from high to low on the concentration gradient, but for active transport, is rather low to high. Very nice. Very good. Right, 100% correct. Okay. ये टेस्ट डिस्कस हो रहा है कल. महरूर पे टेस्ट कब देना बेटा? कल आ जाओगे? आपने दे. ओके, टाइट कराने हैं. ओके, रिटेनर्स. अच्छा जी, अब आगे प्लीज. Explain why increasing the temperature increases the rate of diffusion. Why increasing? Yes. Due to the heat of the temperature, the particles become rather small. This makes diffusion run faster, or is it because of the kinetic energy of ये बहुत अच्छी केमिस्ट्री पढ़ रही है आजकल. ये सुबह से केमिस्ट्री पढ़ रही है. इसका जवाब बायो की जगह केमिस्ट्री का जवाब लगा है मुझे. ये हाँ जी, अब बताएं आप. temperatures can cause particles to gain kinetic energy? Irene does not. Irene is never interested in us. चलो. Just do your work. Yes. हाँ जी. Yes. The high temperatures can cause the particles to gain kinetic energy.
यस, अब सुनो। हाँ जी, इरहा, इधर ना मूविंग कैमरा होना चाहिए जैसा हमारे ऑफिस में लगा हुआ है, तो उससे ना ऐसा होगा कि पूरी क्लास आपको नजर आनी चाहिए कि क्या हो रहा है। अब मुझे अभी पता चला कि सर अली बैठ के कैमरा हिला के हमें देखते रहते हैं क्लास में, तो इसलिए जरा ध्यान से बात किया करें। चलो हाँ चलो, वो फैसलाबाद बैठ के ये कर रहे होते हैं, उन्होंने मुझे कल बताया। ही लिव्स इन फैसलाबाद। चलो, वेरी नाइस। अब इसको लिखो, क्या लिखना है रिया और एन? वो सही है, लेकिन आपने ना प्लीज बहुत ही अंग्रेजी, बहुत ही केमिस्ट्री मत डालना बीच में। ओके, इसमें केमिस्ट्री सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की डालनी है, थर्मल एनर्जी की नहीं डालनी है, ठीक है? हाँ 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 जी। क्या लिखना है? ये अंग्रेजी में लिखना है। ओके लिखो। ये वर्कशीट क्योंकि आप खुद कर रहे हैं तो ये मैंने चेक करनी है इसके बाद, इसलिए जरा सा तमीज के साथ लिखना। इधर कोई बच्चा बदतमीजी से लिखने वाला नहीं है। हाँ, मैं आज थोड़ा सा जल्दी आ जाती तो मैं अभी चेक कर देती, लेकिन अब मैं जाके तो आपको मार्क्स भेज दूंगी। हालांकि मैंने आसान टेस्ट बनाया है। कौन सा? वो ना एक्चुअली घर रह गया एंड आई एम नॉट एट होम, इसलिए। है टेस्ट? यार मैंने वो वाला मुश्किल बनाया था, ये तो मैंने इतना आसान बनाया है। ये तो ऐसे लग रहा था मैं कोई हलवा बना के दे रही हूँ। हाँ ओके, इट्स एन इजियर टेस्ट, बस इसमें जरा टर्म्स मैंने ज्यादा इस्तेमाल किए हैं। इरहा बेटा, tomorrow you will be giving me a retest, okay? Okay. Okay, and those marks I will be आप मुझे वो टेस्ट देना है आपने, okay? We will discuss it in the class then. Ma'am, Yes, Irha? did we already do 5? Because I mean, I We was. are, no, we did 5, we are on 6 1, वो जो भी आपने बताया, okay? अब है 7th वाला। अब है 7th वाला, मैंने आज आपको एटीपी वाला कराना था और मंडे को हमने इनहेरिटेंस स्टार्ट करना था यार। एटीपी की पॉइंट्स लिखवाने थे मैंने आपको। अब एटीपी की मेरे पास एक फाइल है 12 पेजेस की है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, उसका आपने, वो सिर्फ एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए मेन पॉइंट्स मैं आपको यहाँ लिखवाऊंगी। वो लिखना नहीं, वो आपने अच्छी तरह पढ़ना है, और उसमें जो आपको डिफिकल्ट लगेगा वो हम डिस्कस करेंगे। ये होमवर्क है, आप फाइल सिर्फ पढ़ना है उसको, ठीक है? अच्छा, इरहा बेटा, the next one is the 7th one. A root hair cell has a higher concentration of ions inside the cytoplasm than the soil solution. Explain how roots can absorb ions and water under these conditions. उन्होंने कहा है कि प्लीज, अब ये पेपर में लिखा हुआ नहीं आना कि प्लीज यूज डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस और ये मैंने हिंट के लिए लिखा है कि ये इस्तेमाल आपने करना है। ये वर्कशीट करने का मकसद ये है कि टेस्ट इससे मुश्किल आना है, जो ट्यूसडे को है। When soil, like the मैं higher. इसीलिए टेस्ट बहुत मुश्किल बनाती हूँ, है ना? हमारे कभी अच्छे नंबर नहीं आए, पूछो उससे, कभी भी नहीं अच्छे When आए थे लास्ट ईयर। बाकी soil कलेक्टिव water क्लास के। will become, when the soil water is dilute, the water will move into the root hair cells, दे making वर us बॉयज, doing दे वर वेरी osmosis. अनोइंग बॉयज। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह देयर आर नो बॉयज, दे वर वेरी अनोइंग। अच्छा जी, अब सुने प्लीज, अब आपका अगला सवाल है द 7th वन। A root hair cell has a higher concentration of ions inside the cytoplasm than the soil. ये वाला क्वेश्चन कर लेना, अगले वाला क्वेश्चन जरा ट्रिकी है, वो मैं कराना चाह रही हूँ, ठीक है? हम 8th पहले करेंगे इरहा, ओके? ओके आयरीन, आयरीन फंसी हुई है, गुड, आई लाइक व्हेन यू गेट स्टक। चलो, a student places potato cubes, जैसे हमने उस दिन रखे, इन 3 sugar solutions। अब वो 3, जैसे हमने एक वाटर के अंदर सोल्यूशन बनाया था, एक के ऊपर हमने डायरेक्ट सॉल्ट डाल दिया था, और एक प्योर वाटर था 0 कंसेंट्रेशन के साथ, ऐसे ही किया था ना? Yes. It was just water, then it was water and salt, and then it was just salt। ठीक है, हमने ये 3 किए थे।
उसी तरह आज इन्होंने कंसंट्रेशन मेंशन कर दिया, ठीक है। कंसंट्रेशन है Miss, 0.0 what मोलर, does the yes M बट mean? What does M the M मीन्स mean? मोलैरिटी, M मीन्स मोलैरिटी। हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, मोलैरिटी होती है द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन अ सॉल्वेंट। दी मैं यहाँ लिखती हूँ, प्लीज इसको लिख लो, M इज इक्वल्स टू मोलैरिटी द अमाउंट ऑफ सोल्यूट। ये सादी, ये इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन सही वाली डेफिनेशन नहीं है, ये इजियर डेफिनेशन है आपको याद कराने के लिए। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन अ सॉल्वेंट, ओके। ये लिखना है आपने लाजमी, ये याद रखना है आपने, ये केमिस्ट्री में भी बहुत हेल्प करेगा। Yes, ma'am. H cube 46। has a अब हमारे पास है कौन कौन सी मोलैरिटीज हैं, वी हैव 0.0 मोलर यानी कि प्योर वाटर है, इसके अंदर कोई सोल्यूट एडेड नहीं है, ओके। उसके बाद है 0.2 मोलर यानी कि 2% हमने उसके अंदर 100 ml पानी के अंदर 2 ग्राम्स हमने डाल दिया है सॉल्ट। उसके बाद है 0.5 ml यानी 100 ml पानी के अंदर हमने 5 ग्राम सॉल्ट डाल दिया है। इसको इजियर हम इस तरह याद करेंगे, ओके। अब है ईच क्यूब हैज स्टार्टिंग मास ऑफ 2 ग्राम्स, स्टार्टिंग मास हर क्यूब का 2 ग्राम है, ओके। अब है आफ्टर 30 मिनट्स द मास इज आर, अब मैसेज क्या हो गया 2.20 यानी कि मास इंक्रीज कर गया इन प्योर वाटर। आगे रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, इस रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है जो ऊपर पहले लिखा हुआ है नीचे उसी का पहले दिया हुआ है, ओके। कुछ में डिक्रीज है क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ द वो इंक्रीज हो रही है ना। किसमें, मैं यहाँ लिखने लगी हूँ, ठीक है। अब ये देखो प्लीज, पहला है हमारे पास 0.00 मोलर और इसके अंदर हमारा मास इंक्रीज हुआ है 2.20 ग्राम्स। द सेकंड वन इज हमारे पास 0.2 मोलर और हमारे पास ये है 1.94 ग्राम्स, ठीक है। और तीसरा है हमारे पास 0.5 मोलर और इसका है हमारे पास 1.7 ग्राम्स। ये मैंने इसके वेट लिख दिया और मोलैरिटी लिख दिया। अब इन्होंने आपसे सवाल किया है, ये मैंने 3 इसलिए दिए हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए। इन्होंने आपसे पूछा है परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द मास। अब इसका क्या फॉर्मूला है, इसका It's फॉर्मूला for है, mass यस is यस 0.00 m 210%. नहीं नहीं नहीं, मैं अभी बताने लगी हूँ, यस फॉर्मूला लिखने लगी हूँ। वो कैसे है, यूनिटरी मेथड इसमें अप्लाई नहीं होना है, ओके। यूनिटरी मेथड ना हम मैथ्स इंडिविजुअली फाइंड करने के लिए पर ग्राम के लिए करते हैं। अच्छा अब इधर देखें प्लीज, इधर अब हमारे पास क्या है, चेंज इन मैस या कोई भी परसेंटेज, वेट, एवरीथिंग यू कैन राइट, जो भी उन्होंने चीज दी होगी, ओके। चेंज इन मैस डिवाइडेड बाय हमारे पास चीज है इनिशियल मैस, हाँ जी। चेंज इन मैथ्स में अब क्योंकि हमारे पास मैथ्स है तो मैंने मैथ्स लिख दिया, ठीक है। Is it अगर यहाँ पर 10%? यस तकरीबन, ठीक है। अगर हमारे पास मैथ्स है तो मैथ्स लिख दिया है, अगर इसके पास लेंथ होगी तो हम लेंथ लिख देंगे, अगर इसके अंदर पॉपुलेशन होगी तो पॉपुलेशन लिख लेंगे। हमारे पास पूरी बायो में 2 फॉर्मूलाज अप्लाई होने हैं, एक कौन सा है और दूसरा ये वाला, इसको आपने रट्टा मार लेना, ओके। ये मेरे बच्चे बहुत शरारती होते जा रहे हैं और ये कोई अच्छी बात नहीं है। अब चेंज इन मैथ्स कैसे करेंगे, इनिशियल में से फाइनल को माइनस कर देंगे, करो और मुझे बताओ जरा कितना इंक्रीज, सॉरी Ma'am, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना है, final फाइनल is हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करना है हमेशा, ऑलवेज। है Miss, अच्छा, is the answer 3% for like the second one? -3, यस -3। अभी बताती हूँ,
अच्छा जी, अब ये चेंज इन मास का मतलब है 2.20 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये हमारे पास हो जाता है 0.20 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100 भी करना है बेटा, तभी परसेंटेज आएगी ना किसी वक्त में। परसेंटेज के लिए 100 लगाना है हमेशा। ओके, ये तो हमें पता है ना। अब उन्होंने कहा है चेंज इन मास, कितना चेंज आया, ये देखो लिखा है ना चेंज इन मास। उन्होंने क्वेश्चन भी यही किया है कि चेंज इन मास परसेंटेज बताओ कितनी हुई है, ठीक है। इंक्रीज या डिक्रीज कितना हुआ है, परसेंटेज पूछी है उन्होंने। तो परसेंटेज के लिए ये 100 को हमने हिलाना नहीं है, ठीक है। अब चेंज इन मास का मतलब है कि हमेशा ये रूल है बायो का, केमिस्ट्री का, कि आपने फाइनल वैल्यू में से इनिशियल माइनस करनी है। तब आपको पता चलेगा, रिजल्ट में आपको पता चलेगा कि क्या वो चेंज जो है वो इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है। यहाँ पर देखो वेट हमें नजर आ रहा है कि इंक्रीज हुआ है, इसके पास पॉजिटिव साइन आया है, ठीक है। यहाँ पर वेट डिक्रीज हुआ है, इसके 2 में से, इसके 1.94 में से 2 माइनस करोगी तो माइनस का साइन आ जाएगा, वो बताएगा कि इतना वेट कम हो गया, ठीक है। किधर 2.20 फाइनल है, और स्टार्टिंग में ऊपर सवाल देखो लिखा हुआ है 2 ग्राम्स है, इनिशियल वेट ऑफ द क्यूब इज 2 ग्राम्स। इसीलिए मैं कहती हूँ अंडरलाइन किया करो प्लीज। 2 ग्राम्स है इनिशियल वेट, है ना। शुक्र अल्लाह, आई हैव अ विटनेस। यस राइमा है। हाँ, 2 ग्राम इनिशियल वेट है, तो हमने फाइनल में से सबकी फाइनल वैल्यूज ये हैं, दीज आर द फाइनल वैल्यूज जो उन्होंने दी हुई हैं। इनिशियल वैल्यूज एट द स्टार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट 2 ग्राम है, और ये फाइनल है हमारे पास, वो मोलैरिटी है, ये मोलैरिटी है। हाँ जी, इसलिए मैं कहती हूँ इधर उधर हमसायों में बिजी मत हुआ करो, द नेबर्स आर नॉट वेरी गुड। द नेबर्स आर वेरी नॉटी। खुद पढ़ लेंगे, चलाक चलाक नेबर्स। हाँ हाँ, हाँ दिया, ये हो रहा है, समझ आई है। ये फॉर्मूला है, ठीक है। राहिमा ये सारे सुने प्लीज। इरा, एम आई ऑडिबल बेटा? इरा इज गॉन। Yes, अच्छा ओके, अच्छा। इरा, चेंज इन मास का मतलब है कि कितना वजन में फर्क आया है। कोई भी चीज जो yes, अंडर I know. डिस्कशन है ना, उसमें जितना डिफरेंस आया है ना वो चेंज है। अब चेंज निकालेंगे कैसे, फाइनल वैल्यू में से इनिशियल, ये मैंने फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूले को हमने रटा मारना है, Miss, I already ये know. फॉर्मूला है। अब चेंज इन मास कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे फाइनल। अच्छा, चेंज इन मास यहाँ पर लिखती हूँ, चेंज इन मास is Miss, equals to, it's not always final minus initial. For decrease, it's initial minus final. नहीं बेटा, फॉर डिक्रीज एंड इंक्रीज इट वुड बी दिस, ओके। फाइनल माइनस इनिशियल। अब इरहा, इसके साथ जब पॉजिटिव एंड नेगेटिव का साइन है ना, वो बताएगा कि मास इंक्रीज हुआ है कि It डिक्रीज हुआ tells है। you if it's a loss or not, or यस if it's an यस, increase. ओके, ठीक Okay, है। I see. अब मुझे इसका आंसर बताओ राहिमा बेटा। 2 में से 2 ग्राम्स वाज द इनिशियल वेट। अब 1.94 में से 2 ग्राम्स माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, -0.6, ठीक है। अब -0.6 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100, जरा आंसर निकाल के बताएं। -3% 3%. उसका वेट, यानी माइनस इंडिकेट कर रहा है कि इतने परसेंट उसका वजन कम हो गया है, ठीक है। दिस इज 0.06, 0.06, यस, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको कर ले Yes. प्लीज। अब है 15%. इसका 15% निकल आया। रीम, इसका क्या Yes. आंसर आया बेटा, तो करो जरा, ये Miss, मुझे करके दो। Miss, it's 15. Miss, it's हाँ जी, 15. 1 minute. -15, यस। आयरीन ने भी यही आंसर निकाला, वेरी नाइस, यू गाइस आर वेल कोऑर्डिनेटेड। इधर लिखना भी है।
क्या? ये देखें प्लीज, एक मिनट। यस, इसका क्या जवाब था? नहीं वो मुझे पता है, इसकी वैल्यू क्या थी? वो मैं पूछ रही, 1.70 -2, ठीक है। इसका क्या आंसर आया? डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। आप बताओ जी। 15% minus 0.3 15%. डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100 Minus 15%. -15% आपका आंसर आ गया, ठीक है। मैं अपना कैलकुलेटर दिखाना, मुझे कैलकुलेटर प्लीज। ये देखो 1.70 -2 इज इक्वल्स टू 0.3 आता है बेटा आंसर, वो सही लिखा है। 1 तो minute फिर में क्यों मुझे परेशान हो रही हो? हाँ जी, तो किया ना, 15% आंसर। डिवाइड भी तो करना है 2 के साथ बहन, डिवाइड बाय 2 भी करना है। नेबर्स नेबर्स, गुड नेबर्स, गुड नेबर्स, गुड नेबर्स। क्योंकि आज मुझे अपने घर नहीं जाना, इसलिए वी कैन कीप द क्लास गोइंग। सर इज बिजी आल्सो। चलो अच्छा। सॉरी। अच्छा, अब जो अगला सवाल है, ये पेपर में करने के लिए आता होता है, ठीक है। और ये बच्चे बहुत गलत तरीके से करते हैं। ये मैंने इस पे आपको सॉल्व करके दे दिया है। कौन सा एक्सप्लेन वाला? एक्सप्लेन व्हाट रिजल्ट शो अबाउट तो नीचे लिख दो एक लाइन के अंदर। सॉरी अगर मैंने लाइन नहीं दी, मैं माफी मांगती हूँ। आपने लिखना है कि विद द इंक्रीजिंग मोलैरिटी ऑफ वाटर, विद द इंक्रीजिंग मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, the weight of the cube has decreased due to the concentration gradient, water has moved out. नहीं, मैं लिखती हूँ, I can write it. कहीं भी नीचे एक लाइन में लिखेंगे, ओके। अच्छा जी, एक मिनट, मैं अभी आती हूँ। आगे सर आखिरी जुमला लिखने लगे। When the concentration, ऐसी बंद कर दो। When the concentration gradient increase, when the salt, oh, are we doing point 2? yes, the explain one. Explain what the Explain results one, show second about point. it. Okay. When the Water salt concentration increase, the potential had increased on the pure water and decreased on the due, rest, yes, making osmosis take place on the in the pure water. If I'm correct. you are correct. And water moves out of the cubes, making the way less. ठीक है, सॉरी, शुगर सोल्यूशन लिख दो। दोनों लिख सकते हैं, मतलब उन्होंने शुगर कहा है तो इसलिए शुगर लिखेंगे, सॉल्ट के लिए भी यही स्टेटमेंट हमने लिखनी है, ओके। कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट जब भी बढ़ेगी, पानी निकल के बाहर आ जाएगा, ओके। नहीं, सॉल्ट एंड, इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे सल्यूट, हम दोनों ही नहीं लिखेंगे, ओके। हम लिखेंगे सल्यूट। हमने हमेशा सल्यूट की कहानी करनी है, हमने और किसी चीज की स्टोरी नहीं करनी। सल्यूट इज इजी टू मेमोराइज, सल्यूट इज इजी टू अंडरस्टैंड। सल्यूट की वजह से गड़बड़ नहीं होगी कम से कम पेपर के अंदर चीनी और नमक की, ठीक है। अगर अगर ब्लॉक होता, अगर जेली होती है ना,
अगर जिसको हम यूज करते हैं, दुनिया का सबसे गंदा प्रोटीन होता है, ठीक है। अगर उससे गंदी कोई चीज नहीं होती जो आप कंज्यूम कर सकते हैं। जेलेटिन और अगर दुनिया की वो सबसे गंदी चीजें हैं जो आपको कंज्यूम नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम बड़े शौक से खाते हैं। ओके, जेल चिल्ली भिंडी भी नहीं खानी। सबसे गंदी टाइप ऑफ प्रोटीन है जो हम कंज्यूम कर सकते हैं, और हम करते हैं, लेकिन हमें करनी नहीं चाहिए, इतनी गंदी है वो। मैं बिल्कुल नहीं खाती चिल आई, What do you नहीं जी, not नो eat? चिल, सॉरी, jellies you are not supposed to eat. Why not? I love jellies. You इरहा लव जेलीज। अब इसके बाद आगे वाला हमारा एटीपी का सवाल है, वो हम इंशाल्लाह अगर कल टाइम हुआ तो कल करेंगे। कल सब आ रहे हैं ना? कल सब आ रहे हैं 2 बजे, जितने बजे सर बुलाएंगे। कल मैंने सर के साथ आना है, तो कल मैंने आपके साथ आना है, आपने इनको जितने हैं कल आपने, आपकी वापसी कितने बजे है? हाँ, इसको इसको जितने मर्जी ना, नहीं आना। टेस्ट देने के बाद, टेस्ट देने के बाद सर से जो मर्जी पढ़ना। अब कल कुछ पिछला सारा, हादिया, रहमा एंड हुरैन, पिछला सारा हमने पढ़ के आना। जहां कंफ्यूजन है वो हमने कल यहाँ बेसिकली पहले डिस्कस करनी है, फिर हमने स्टार्ट से स्टार्ट करना है। ओके गुड, देखा उसने लिखी हुई है तो लिख के लानी है। ओके, ताकि हम उनको वन बाय वन डिस्कस करें, जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए, फिर ही आगे वाली कहानी समझ आनी है। हमने यहाँ पर छोड़ के अब हम लास्ट से 2 चैप्टर्स करेंगे पहले, ठीक है, और फिर उसके बाद फिर हम दोबारा से यहाँ से। मुझे पता है मजे का है, लेकिन ना एंजाइम्स और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बाद, है ना, तो इसलिए हम पहले इनहेरिटेंस करते Is हैं, क्योंकि it उसमें से तो हमें acidity? कंफर्म पता है कि 15 मार्क्स का क्वेश्चन आना है, क्योंकि हर साल आ रहा है ना। आया तो Yes, यो do you बैड know लक that बताता है। jelly because of its acidity? सारा पेज आता है भाई, उसने दिया है, उसको पता है। पिछले Yes. काफी सालों से इनहेरिटेंस आ रहा है, ये सिरा। Do you not like jelly because of its acidity? No, we do not eat jelly because it is made up of gelatin, and gelatin is not very healthy thing. Gelatin's okay. Gelatin is one of the worst kind of proteins on earth, and we're not supposed to eat it, consume it in any way. Well, Okay. even though that's it's, even chicken is considered protein, But I said worst kind of protein. सर क्लियर, हमारी क्लियर। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू इरा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट, ओके इरा? okay. अल्लाह हाफिज, वालेकुम अस्सलाम। Office. ओहो, अब आपके आने की जगह नहीं होती ना। मैं तो ना चलती है ना मैं तो ये वाले साल आ रही है। जैसे आपकी जब फैमिली में किसी के घर बड़ा होता है समझिए क्या मतलब है। बड़े बड़े आते बड़े छोटे इधर किसी की क्लास है, इधर किसी की क्लास है। हाँ जी बता दो सर, मैंने सबको बता दिया कि इनको ने आना है कल, सब ने आना है।
अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं बस स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अभी। ये बात पढ़ाना अली बेटा, इसको बंद नहीं कर देते थोड़ी देर आप लोग? किसके पास है रिमोट? 16 पे चलाया हुआ, पागल है हम लोग। चलाया बंद करो, ऑफ कर दो इसे। ये बेटे